हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 21 मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह 20 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो माधव कौशिक बने हैं। भारत ने किस देश के साथ 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है? तो अभी हाल ही में भारत और लक्जमबर्ग के बीच के जो रिलेशन है उसके 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसलिए भारत सरकार के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। हाल ही में वेद प्रकाश वैदिक का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो दोस्तों वह एक पत्रकार थे। जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों दलजीत सिंह। कौन बने हैं? दलजीत सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो INS द्रोणाचार्य को अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। भारत में किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों भारत ने अभी हाल ही में बांग्लादेश के साथ मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल मिलेट्स या श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। वायकॉम 18 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों ये थे कल के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले तमिल लेखक कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उनका नाम है पेरुमल मुरुगन। तो दोस्तों इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले तमिल लेखक हैं पेरुमल मुरुगन। दोस्तों लेखक पेरुमल मुरुगन की जो पुस्तक है पायरी, तो उसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाला यह पहला तमिल नोवेल है। दोस्तों इस नोवेल का अंग्रेजी में अनुवाद किया है अनिरुद्ध वासुदेवन ने। किसने किया है दोस्तों? अनिरुद्ध वासुदेवन ने। इस नोवेल में 1980 के दशक में तमिलनाडु के ग्रामीण को यानी कि जो ग्रामीण वातावरण था उसको चित्रित किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों इससे पहले साल 2022 में हिंदी की लेखिका गीतांजलि श्री को रेत समाधि के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को पहले मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता था। मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार साल 2005 में दिया गया था। यह अवार्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है, यानी जो पुस्तक इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाती है उस पुस्तक को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार को देने का उद्देश्य है दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय कथा साहित्य के अधिक प्रकाशन और पढ़ने को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। थीम क्या है? आई लव स्पैरो। तो दोस्तों आपने स्पैरो अपने घरों के आसपास तो देखा ही होगा, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण अब गौरैया की जो संख्या है उसमें कमी आ रही है। ठीक है, और जो वातावरण चेंज हो रहा है इसके कारण भी दोस्तों गौरैया की जो मात्रा है वो कम हो रही है, उनकी जो संख्या है वो कम हो रही है। ठीक है, तो गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से और उसके संरक्षण के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व गौरैया दिवस नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ फ्रांस की इकोसेज एक्शन फाउंडेशन के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। 2010 में पहली बार 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था। दोस्तों आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा देने जा रहे हैं
या फिर एसएससी, बैंकिंग या मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। तो आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा डेली करेंट अफेयर्स का जो PDF है वो आपको हमारे ऐप पर ही मिलता है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों राम सहाय प्रसाद यादव जो है वो नेपाल के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। अभी वहां पर उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ है। जो प्रतिनिधि होते हैं वही उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। जिस प्रकार की प्रक्रिया भारत में होती है लगभग उसी प्रकार की प्रक्रिया जो है नेपाल में होती है। तो दोस्तों जो राम सहाय प्रसाद यादव हैं ये जनता समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो उन्हें अभी हाल ही में अगले 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति चुना गया है। दोस्तों अभी हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति भी बदले गए हैं और वो बने हैं रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दाहाल हैं। राजधानी है काठमांडू और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों सैफ चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो किया जाना है बेंगलुरु में। कहाँ किया जाना है? बेंगलुरु में। दोस्तों सैफ चैंपियनशिप का 2023 का जो संस्करण है वो दक्षिण एशिया का मार्की अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जो है वो 21 जून से 3 जुलाई 2023 तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। यह जो आयोजन है दोस्तों ये फुटबॉल का आयोजन है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने इसकी अभी हाल ही में घोषणा की है। बात कर लेते हैं सैफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसके जो सदस्य हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों रोहन बोपन्ना। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रोहन बोपन्ना ने 1000 यानी 1000 खिताब नहीं जीते हैं, बल्कि इस खिताब का ही नाम होता है ATP मास्टर्स 1000। ठीक है, तो ये खिताब उन्होंने अभी हाल ही में जीता है। किसके साथ मिलकर के? मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर के। रोहन बोपन्ना जो है वो भारत से रिलेटेड हैं और उनकी वर्तमान में उम्र है 43 साल। इससे पहले दोस्तों कनाडा के डैनियल नेस्टर जो थे वो 2015 में ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे। उन्होंने 42 साल की उम्र में ये खिताब जीता था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड जो है वो रोहन बोपन्ना के नाम पर चला गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है? तो वो है दोस्तों अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान में सबसे अधिक आतंकवाद है और उससे सबसे अधिक प्रभावित कौन है? अफगानिस्तान है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के 10वें संस्करण के अनुसार भारत आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित 25 देशों में से एक है। यानी कि 25 कंट्रीज में भारत का भी नाम आता है जो कि आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित हैं। 2022 में वैश्विक स्तर पर यानी पूरे विश्व में आतंकवाद से होने वाली मौतों में 9% की गिरावट देखी गई है। अफगानिस्तान जो है लगातार चौथे साल आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना है। दोस्तों जो 10 सबसे अधिक प्रभावित देश हैं आतंकवाद से, उसमें भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका भी नाम आता है। अब ये सूचकांक कौन जारी करता है? तो दोस्तों इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों G कृष्ण कुमार। कौन बने हैं? G कृष्ण कुमार। बात कर लेते हैं BPCL की यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। कौन? BPCL। यह बीना, कोची और मुंबई में 3 रिफाइनरों का संचालन करता है और दोस्तों यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डाउन स्ट्रीम तेल उत्पादक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है और इसके अध्यक्ष और MD हैं वर्तमान में वेदसा रामकृष्ण गुप्ता और अब इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं दोस्तों? G कृष्ण कुमार। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी NFR या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अनुसार किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने वाली है मेघालय में।
तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि मेघालय को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिलेगी। तो 15 मार्च 2023 को हुआ क्या है कि जो मेघालय का दुधनाई मेंदी पाथर लाइन सेक्शन है और अभयपुरी पंचरत्न डबल लाइन सेक्शन है, इसका विद्युतीकरण कर दिया गया है। ठीक है, अब जब विद्युतीकरण किया गया है तो यहां पर विद्युत से चलने वाली ट्रेन भी चलेगी। ठीक है, इस प्रकार से मेघालय को अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिल जाएगी। दोस्तों, मेंदी पाथर पूर्वोत्तर राज्य मेघालय का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो कि 2014 में शुरू किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार की जो पहल है उसको बढ़ावा देने का प्रमुख उद्देश्य है कि जो रेल से होने वाला प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। मेघालय के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? याद रखिएगा, कॉनराड संगमा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कहां एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोला गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो जनता के लिए कहां खोला गया है? वो खोला गया है दोस्तों श्रीनगर में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोला गया है। दोस्तों, इस गार्डन में 16 लाख ट्यूलिप फूल हैं और यहां देखने के लिए एक आकर्षक दृश्य है, यानी कि ये जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये ट्यूलिप के फूल हैं, इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में यहां पर पर्यटक आते हैं। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो इस 31 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के दो केंद्र शासित प्रदेश बने थे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और जम्मू है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब से ऑब्जर्व किया जाता है? तो दोस्तों, ओरल हेल्थ का मतलब है कि हमारे मुख में जो बीमारियां होती हैं उनके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 20 मार्च को। तो हर साल 20 मार्च को पूरे विश्व स्तर पर विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 की थीम क्या है? वी प्राउड ऑफ योर माउथ। चलिए दोस्तों, अब हम आज के जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करते हैं। तो आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में रामसर साइट को डिस्कस करेंगे। तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है, इसको 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, इसको 1981 में। लोकटक झील मणिपुर में है, इसको 1990 में। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, इसको 1990 में। हरकी झील पंजाब में है, इसको 1990 में। सांभर झील राजस्थान में है, इसको 1990 में। कंजली झील पंजाब में है, इसको 2002 में। रोपड़ आर्द्रभूमि पंजाब में है, इसको 2002 में। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, इसको 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। तो दोस्तों, ये सभी रामसर साइट आप नोट कर ले। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च या 20 मार्च? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसके अलावा शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।